सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं पूरे पेशेंस के साथ। कहता है क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि वेज होता है जो कि फ्री टू मूव होता है और इसका मास कैपिटल एम होता है। इसका जो एक फेस है वो एंगल बनाता है अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, इसको वेज बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे ही बोला कोई फ्रिक्शन नहीं है, मेरा दिमाग चलेगा कि चलो मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा सकता हूँ अलोंग एक्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कहता है एक पार्टिकल होता है जिसका मास m होता है। ये हिट करता है इंक्लाइन सरफेस ऑफ द वेज विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। ये इस पार्टिकल की बात की जा रही है जो कि वेज के इंक्लाइन सरफेस को हिट करेगा विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। ऐसा होगा। अगेन मुझे वी नॉट वगैरह इनिशियल मानना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बदल करके वी नॉट की जगह यू मान लिया। ठीक है, इनिशियल चीज़ों को मुझे यू लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने यू लिख दिया। ठीक है, और जो यू है उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके आगे लिखा है इट इज ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल रिबाउंड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। है ना, ये बहुत काम की बात है, सुनो। कहता है टक्कर के बाद जो पार्टिकल है वो वर्टिकली अब चला गया। इसका क्या मतलब हुआ, सोचो। इसका ये मतलब हुआ कि पार्टिकल के पास इनिशियल मोमेंटम जो था ना वो एक्स में था। देन पार्टिकल का सारा मोमेंटम एक्स का खत्म हो गया, है ना। सारा मोमेंटम का अब जो पार्टिकल है उसके पास जो मोमेंटम है वो तो वाई में है ना, पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है ना। तो ये जो लाइन है ना, इसका ये मतलब है कि पार्टिकल का पूरा एक्स का मोमेंटम खत्म हो चुका है। तो सोचो कि अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है मुझे अलोंग एक्स, एक्स में कोई फ्रिक्शन नहीं था ना। तो जब एक्स में कोई फ्रिक्शन नहीं था तो एक्स वाला जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट होना चाहिए था। तो पार्टिकल का एक्स वाला मोमेंटम किसके पास चला गया होगा? ऑब्वियसली वेज के पास। पता नहीं समझे या नहीं, वैसे मान के चल रहा हूं समझदार बच्चे समझ गए होंगे, है ना। पार्टिकल के पास इनिशियली एक्स से मोमेंटम था, फाइनली नहीं है। इसका यही मतलब है कि पार्टिकल का जो एक्स वाला मोमेंटम है वो वेज के पास चला गया है। और वेज का मास कितना था, 2m था। पार्टिकल का मास कितना है, m, है ना। तो देखो x में इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu। तो फाइनली भी क्या होना चाहिए, mu। इसका ये मतलब है कि वेज के पास जो वेलोसिटी आई होगी वो पक्का u/2 आई होगी, क्योंकि मास इसका 2m है ना। जब u/2 वेलोसिटी होगी तभी तो इसका मोमेंटम mu बनेगा। तो ये मुझे वेज की वेलोसिटी पता चल गई, ये लाइन पढ़ के। कौन सी वाली लाइन पढ़ के, समझे या नहीं पता नहीं। ये वाली लाइन, इट इज ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल रिबाउंड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर द इम्पैक्ट। तो इससे मुझे वेज का वेलोसिटी पता चल गया। फिर कहता है आगे कि पार्टिकल और वेज के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, देन फिर गिवन डेटा है जो भी है। फिर पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि ये पार्टिकल जब ऊपर जाकर के वापस नीचे आएगा और इस वेज से आकर के टकराएगा तो कितने टाइम बाद ऐसा होगा। मतलब इसकी दो बार टक्कर हो गई। एक बार तो वो टक्कर जो क्वेश्चन ने बता दिया, ऐसे आकर के ऐसे टक्कर खा लिया, है ना। अब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और फिर जब नीचे आएगा ये पार्टिकल, तब तक ये वेज तो थोड़ा आगे जा चुका होगा ना, क्योंकि वेज के पास तो वेलोसिटी आ चुकी है। तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जो ये वाला मोमेंट है और जो ये वाला मोमेंट है कोलिजन का, इनके बीच में टाइम इंटरवल बताना है। ठीक, तो मान के चलते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हो। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मतलब लगभग लगभग 20% तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही लिया है ना। तो देखो बनाते हैं इसका एक नया डायग्राम। तो ये मैंने बनाया आपके सामने इनिशियल डायग्राम, जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी, एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाऊं तब तो कुछ समझ में आएगा। तो ये वेज है जिसका मास 2m था और ये आया पार्टिकल विथ इनिशियल वेलोसिटी u।
वेलोसिटी के मैं पहले ही कंपोनेंट कर दूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है कोलिजन यहाँ हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अप्रोच वगैरह वगैरह लगाना ही पड़ेगा, है ना। कौन से टाइप का कोलिजन है इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ज़रा पढ़ लें अपन, पता नहीं गिवन है भी या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है। कहने का मतलब हमको ई का वैल्यू भी नहीं पता, ध्यान रखना ई यहाँ पर अननोन है, ठीक है। चलो फिर, तो ये जो एंगल था कितना था, अल्फ़ा, इस वजह से ये एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा। तो जो यू के कंपोनेंट्स होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर यू साइन अल्फ़ा, और इधर आ जाएगा यू कॉस अल्फ़ा। ऐसा हुआ। तो ये है अपना इनिशियल डायग्राम, ठीक है। फाइनल डायग्राम की बात करते हैं, इसी के बाजू में बना दे रहा हूं मैं। तो फाइनल डायग्राम में जो 2m है इसके पास स्पीड आ चुकी है, कितनी आ चुकी थी, u/2, और जो पार्टिकल है वो टक्कर खा के ऊपर जा चुका है। ऐसा पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी हो गई होगी v, ठीक। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये दिमाग लगाया कि जो पार्टिकल जब कोलाइड किया होगा तो इस पार्टिकल पर जो फोर्स है वो तो नॉर्मल आया होगा, ऐसा। तो इस पार्टिकल पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन आता होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन तो सिर्फ इसको चेंज करता होगा ना, यू साइन अल्फा को, यू कॉस अल्फा को चेंज नहीं करता होगा, है ना। तो पार्टिकल के पास जो यू कॉस अल्फा है वो वैसे का वैसा ही रहता होगा, यू कॉस अल्फा। और कोलिजन की वजह से जो पार्टिकल का वेलोसिटी था परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, वो बस चेंज हुआ होगा। तो इसको मैंने v परपेंडिकुलर मान लिया, ठीक। जब पार्टिकल कोलाइड किया होगा तो नॉर्मल ने सिर्फ u साइन अल्फा को चेंज किया होगा, u साइन अल्फा को घुमा दिया होगा, u कॉस अल्फा तो वैसा का वैसे ही रहा होगा, तो वही मैंने माना है। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो फाइनली ऊपर थी, इसका यही मतलब है कि इन दोनों वेलोसिटीज़ का जो रिजल्टेंट आता होगा वेक्टर एडिशन, वो वर्टिकली अपवर्ड्स होता होगा। अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं v परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये अल्फ़ा है, तो उस वजह से ये भी हुआ अल्फ़ा, तो और ये भी हो गया अल्फ़ा। फिर यहाँ पर ये जो डॉट डॉट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय v परपेंडिकुलर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। सही लिखा है कि नहीं एक बार चेक कर लूँ, हाँ सही लिखा है। फिर आई थिंक tan अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ था, चलो रख देंगे बाद में। यहाँ से मुझे v परपेंडिकुलर पता चल गया, जो कि होगा u कॉस अल्फ़ा बाय tan अल्फ़ा, ऐसा हुआ। तो ये v परपेंडिकुलर मुझे पता चल गया। अब सवाल है इस v परपेंडिकुलर का मैं क्या करूँगा, तो अभी मुझे नहीं पता है ना, अभी तो जस्ट अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अपन v भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से चाहें तो, है ना। v कैलकुलेट करने के लिए मैं अगेन इसी ट्राइंगल में v कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, v कैलकुलेट करने के लिए मैं कॉस अल्फ़ा लगा सकता हूँ, और बोल सकता हूँ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय v। तो ऐसे मैं v कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर मैं u कॉस अल्फ़ा और v परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट निकाल करके भी v पता कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो आसान है वो है, ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। तो इतनी बातें हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद एक बार और क्वेश्चन पढ़ा मैंने तो रियलाइज़ किया कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है एक्चुअली, है ना। इनडायरेक्टली इसने टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो पूछा है ना, कि जो पार्टिकल था वो इंक्लाइन सरफेस को टक्कर मार करके ऊपर गया, फिर वापस नीचे आके फिर इंक्लाइन सरफेस में भिड़ा, जब तक इंक्लाइन सरफेस थोड़ा आगे चला गया था। तो ये एक्चुअली पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना प्रोजेक्टाइल लगा दिया जाए, वो टॉपिक होता है ना प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन सरफेस, तो वो लगा दिया जाए।
अब दिक्कत यह है कि वो जो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन सरफेस पढ़ाया जाता है ना, उसमें इंक्लाइन सरफेस रेस्ट पे होता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको रिलेटिव भी आता है ना, हमको सब आता है। तो मैं यहाँ पर चला जाऊँगा विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज गया मैं, और विथ रेस्पेक्ट टू वेज जाऊँगा तो ये जो पूरा का पूरा वेज है ये मुझे दिखेगा अब रेस्ट पे। ये है पार्टिकल जिसके पास कितनी वेलोसिटीज़ है, एक तो ये वाली है v परपेंडिकुलर, देन फिर एक ये वाली है जो कि u cos अल्फ़ा है, और एक और रिलेटिव की वजह से वेज का वेलोसिटी मैंने छीना होगा वेज से और पार्टिकल पर रिवर्स करके लगा दिया होगा। ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये बन गया विथ रेस्पेक्ट टू वेज वाला डायग्राम। अब ये सॉल्व हो सकता है बहुत इजीली। वेज के रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, कुछ ऐसा जाएगा और यहाँ आकर के गिरेगा, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे पूछा जा रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि होता है 2, देन वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली डिवाइडेड बाय जी भी परपेंडिकुलर वाला, ये बेसिक फॉर्मूला होता है इंक्लाइन सरफेस पे, ठीक है। तो लगाते हैं, इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे जी परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो बहुत आसान है, ये होता है जी, यहाँ पर जो जी का कंपोनेंट है वो आता है जी कॉस अल्फ़ा। तो जी परपेंडिकुलर तो पता चल गया है ना, इसी को जी परपेंडिकुलर बोलते हैं। बात करें वी परपेंडिकुलर की, वेलोसिटी परपेंडिकुलर की, तो देखो एक तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है इंक्लाइन के, है ना, और एक और इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट कैसे होगा, देखो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो u/2 का जो कंपोनेंट आता है यहाँ पर वो कितना आता है, u/2 साइन अल्फा, ऐसा आता। तो जो यहाँ पर v परपेंडिकुलर है उसमें मैं लिखूंगा v परपेंडिकुलर, फिर से बोल रहा हूँ गड़बड़ हो गई, यहाँ जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इसकी जगह मैं लिखूंगा v परपेंडिकुलर प्लस u/2 साइन अल्फा, ऐसा होगा, ठीक है। और g परपेंडिकुलर कितना था, g कॉस अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो v परपेंडिकुलर कितना आया था, हमने शायद कैलकुलेट तो किया था, ये था u कॉस अल्फ़ा बाय टैन अल्फ़ा, तो रख दिया मैंने u कॉस अल्फ़ा बाय टैन अल्फ़ा प्लस u/2 साइन अल्फ़ा, देन डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फ़ा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अपन, तो ये बना 2u/g बाहर, इस कॉस को अंदर भेज दे रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, कॉट अल्फ़ा बनेगा प्लस टैन अल्फ़ा बाय 2 बनेगा, ऐसा होगा। अब टैन अल्फ़ा का वैल्यू हमको दिया हुआ था, कितना था टैन अल्फ़ा, टैन अल्फ़ा 2 था, तो यहाँ रखते हैं यहाँ पे। तो 2 u का वैल्यू भी दिया था 10, g का वैल्यू भी 10, टैन अल्फ़ा कितना था 2, तो कॉट अल्फ़ा कितना होता होगा हाफ, तो ये बन जाएगा अपना 2 इंटू 3/2, ऐसे ही होगा ना, हाँ। तो अपना आंसर आ गया 3, जो हमसे पूछा गया था वो हमको मिल गया। अब मुझे पता है तुम लोग भाग जाओगे, लेकिन रुको, तुमको एक टास्क दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, ये अपना फाइनल आंसर है। तो टास्क ये है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो नहीं दिया हुआ था ना, तो तुम जरा ये कैलकुलेट करके कमेंट तो करो कितना आता है ना। जिसका कमेंट सही होगा, अच्छा चलो सही हो चाहे ना हो, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, है ना, इसका जो भी आंसर है। तो ई का वैल्यू ज़रा खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में ई कितना होता होगा। मान के चलते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।